मनीषा व्यास। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया वर्णों के बारे में, उच्चारण स्थानों के बारे में, और अब हम बात कर रहे थे प्रयत्नों के बारे में। प्रयत्न के बारे में मैंने बताया था कि प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रयत्न होते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अब आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि प्रयत्न होता क्या है। प्रयत्न के बारे में मैंने पहले भी बताया था और आज हम फिर से दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि प्रयत्न क्या होता है। प्रयत्न का तात्पर्य है कि जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं उसके लिए जो पहले से ही आंतरिक जो प्रयास किया जाता है। कब प्रयास किया जाता है? वर्णों के उच्चारण से पहले जो आंतरिक प्रयास किया जाता है वो क्या कहलाता है? प्रयत्न कहलाता है। अब प्रयत्न मैंने ये भी बताया था कि हर किसी भी काम के लिए हमें कोई ना कोई तत्परता से मतलब प्रयत्न पूर्वक करना ही पड़ेगा। अगर हम प्रयत्न नहीं करेंगे तो हमारा काम क्या नहीं होगा? पूर्ण रूप से, सुचारू रूप से सफल नहीं होगा। इसलिए हमें इसी प्रकार से हमें प्रयत्नों के बारे में भी हमें क्या करना चाहिए? वर्णों के उच्चारण के लिए प्रयत्नों को करना बहुत ही आवश्यक है। अब हमने यहाँ पे हमारे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था वर्णों के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक होता है बाह्य प्रयत्न और एक होता है आभ्यंतर प्रयत्न। हमने हमारे पहले वीडियो में पढ़ा था कि आभ्यंतर प्रयत्न के कितने प्रकार होते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं 5 प्रकार के। 5 प्रकार के प्रयत्न होते हैं। तो उसके अंतर्गत हमने पढ़ा और उसके अंतर्गत हमने ये भी पढ़ा था कि प्रयत्न के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? आभ्यंतर और बाह्य। ठीक है। आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में हमने संख्या पढ़ी थी 5 और वैसे ही अब हम बाह्य प्रयत्न करें तो बाह्य प्रयत्नों की संख्या मानी जाती है 11। हमने हमारे पहले वीडियो में आभ्यंतर के प्रकारों के बारे में पढ़ा था। कौन कौन से होते हैं? हमने देखा था स्पष्ट, ईषत् स्पष्ट, ईषत् विवृत, विवृत और 5वां प्रकार होता है संवृत। हमने साथ में मैं ये भी पढ़ा था कि इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारे जो पहले के जो 3 आभ्यंतर प्रयत्न है, कौन कौन से? स्पष्ट, ईषत् स्पष्ट, ईषत् विवृत। ये तीनों ही प्रकार, ये 3 किससे संबंधित है? किससे रिलेटेड है? ये है व्यंजनों से रिलेटेड है। व्यंजनों से रिलेटेड है। ठीक है। और उसी प्रकार से जो विवृत और संवृत अंतिम जो 2 है वो दोनों किससे रिलेटेड है? वो है स्वर से, स्वरों से। ठीक है। ये इतनी बात तो हमने पहले भी हमारे वीडियो में बताई थी और उसके बाद हमने आज इसका दोबारा रिवाइज किया। अब आज हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? आज हम अध्ययन करेंगे बाह्य प्रयत्नों के बारे में। अब बाह्य प्रयत्नों के बारे में हमने देखा कि बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं। बाह्य प्रयत्न की संख्या 11 मानी गई है। बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी मानी गई है? 11। ठीक है। अब उसको हम कैसे याद करते हैं? हम इसी प्रकार से लिखेंगे विवार, सवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। उदात्त, अनुदात्त,
और स्वरित। ये देखो, हमने देखा कि 11 प्रयत्न होते हैं। कौन कौन से? विवार, सवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। जिस प्रकार से हमने देखा था आभ्यंतर प्रयत्नों के अंतर्गत कि जो प्रारंभ के जो 3 है वो किससे संबंधित है? वो व्यंजनों से संबंधित है। उसी प्रकार से बाह्य प्रयत्नों के अंतर्गत भी कितने? प्रारंभ के 8। कौन कौन से? प्रारंभ के 8 कौन कौन से हो गए? विवार, सवार, श्वासनाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। ये प्रारंभ के कितने हो गए? 8। तो ये 8 प्रयत्न किससे संबंधित है? ये व्यंजनों से संबंधित है। व्यंजनों से संबंधित है। और बाकी ये जो 3 है, अंतिम 3, जिस प्रकार से आभ्यंतर प्रयत्नों के अंतर्गत अंतिम 2 जो सूत्र थे, 2 प्रयत्न जो थे वो किससे संबंधित थे? स्वरों से। कौन कौन से थे वो? विव्रत और संवृत। उसी प्रकार से बाह्य प्रयत्नों के अंतर्गत अंतिम 3 उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये तीनों ही किससे संबंधित है? ये तीनों स्वरों से संबंधित है। किससे संबंधित हो गई? ये स्वरों से। अब देखो, हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। हमने ये इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है ताकि आप लोगों को ये याद रहे कि जिस प्रकार से चुंबक का जो नॉर्थ साइड और साउथ साइड एक साथ नहीं खड़े हो सकते, उसी प्रकार से बाह्य प्रयत्नों के अंतर्गत विवार और सवार है वो दोनों आपस में एक साथ नहीं टिक सकते, नहीं एक साथ दोनों नहीं रह सकते। अगर किसी वर्ण का अगर बाह्य प्रयत्न विवार है तो उसका 101% सवार प्रयत्न नहीं हो सकता। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि विवार के साथ में सवार नहीं आएगा और श्वास के साथ में नाद नहीं आएगा। उसी प्रकार से घोष के साथ में क्या नहीं आएगा? अघोष नहीं आएगा। इसलिए हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं? इसको हम ये देख सकते हैं कि विवार, श्वास और घोष, ये जो तीनों का जो एक ये क्या बना है? जोड़ा जो बना है वो किसका हो गया? वो हो जाएगा हर्ष प्रत्याहार का क्या हो जाएगा? बाह्य प्रयत्न हो जाएगा। और जो सवार, नाद और अघोष है वो तीनों किसके हो जाएंगे? वो खर प्रत्याहार के हो जाएंगे। अब हम आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखो, हम बात करते हैं यहाँ पर अल्प प्राण की। किसकी बात करते हैं? अल्प प्राण की। तो आप लोग इसको अल्प प्राण नहीं कहोगे। ये क्या दिखाई दे रहा है? अल्प प्राण। इसको हम जब उच्चारण क्या करेंगे इस शब्द का, तो हम कैसे बोलेंगे? अल्प प्राण। क्या बोलेंगे? अल्प प्राण। अल्प प्राण क्यों कहेंगे? क्योंकि हमारा ये नियम है संस्कृत में कि जब हमारा जो संयुक्त अक्षर आ जाता है प्र, जैसे यहाँ पे अल्प एक शब्द हो गया, प्राण एक शब्द हो गया। प्राण में जो प्र है वो कैसा शब्द है? वो वर्ण है संयुक्त वर्ण है। अब संयुक्त वर्ण से पहले जो वर्ण हो तो वो उसका क्या हो जाएगा? द्वितीय, मतलब द्वित्व हो जाएगा। कैसे? इसको हम लिख देंगे अल्प प्राण। लिखेंगे तो कैसे? अल्प प्राण, लेकिन बोलेंगे कैसे इसको? अल्प प्राण। इसलिए आप सब भी जब कभी भी इसका उच्चारण करें तो आप इसको क्या कहेंगे? अल्प प्राण। अब देखिए, अल्प प्राण के लिए यहाँ पर हमें संस्कृत में क्या नाम लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचमा, वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचमा, यणश्च अल्प प्राण। अल्प प्राण, वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचमा, यणश्च अल्प प्राण। कहने का तात्पर्य क्या है कि वर्गों का जो पहला, तीसरा और पांचवा
जो वर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अल्पप्राण। उसके अलावा जो यणस्य है, अब यणस्य का यहाँ तात्पर्य क्या है, यहाँ यणस्य का तात्पर्य यहाँ पे यण प्रत्याहार से है। अब यण प्रत्याहार के अंतर्गत हम कौन से वर्ण लेते हैं, हम वर्ण लेते हैं यहाँ पे य, व, र और ल। ठीक है, य, व, र, ल, ये चार वर्ण ये हो गए। और पहला पांच हमने वर्ग बताए थे, कौन से, कुचु टू तु पु वर्ण वर्ग जो थे, मतलब पु से मतलब है क वर्ग, चु का मतलब है च वर्ग और टू का अर्थ हो गया ट वर्ग, तु वर्ग का क्या हो जाएगा त वर्ग और पु का क्या हो जाएगा प वर्ग। इस प्रकार से हमने क च ट त प 5 वर्ग देखे। अब एक वर्ग के अंदर हमारे कितने होते हैं, 5 वर्ण होते हैं। अब 5 वर्ण होते हैं, उसमें भी कौन सा, प्रथम पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण, ये तीनों क्या कहलाएंगे, अल्पप्राण कहलाएंगे। किस प्रकार से, देखो जैसे हमारा क वर्ग कौन सा हो गया, क, ख, ग, घ, ग। ठीक है, अब इसमें देखो हमने कौन सा कहा है, प्रथमा, तृतीय और पंचमा। तो पहला कौन सा हो गया, ये हो गया पहला। ठीक है, अब तीसरा कौन सा हो गया, ग। ठीक है, अब इस सूत्र में क्या लिखा है, पंचमा, तो पांचवा कौन सा हो गया, ग। ठीक है, तो पहला, तीसरा, पांचवा ये क्या हो गए, ये तीनों हमारे क्या हो गए, अल्प प्राण हो गए। क्या हो गए, ये अल्प प्राण। ठीक है, अब देखो ये एक वर्ण के अंतर्गत हमारे कितने वर्ण हो गए, 3। मतलब क वर्ग के अंदर हमारा आ गया पहला, तीसरा, पांचवा, मतलब 3। ठीक है, अब हमारे वर्ग कितने हैं, 5 वर्ग है, क, च, ट, प। ठीक है, 5 वर्ण है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 3 सभी 5 वर्ग में हो गए। तो कुल मिला के हम क्या कह सकते हैं, 3 × 5 अर्थात कितने वर्ण हो गए, 15 वर्ण हो गए। वो किसमें हो गए, अल्प प्राण के अंतर्गत। इसके अलावा यणस्य में कितने हो गए, देखो यणस्य में हमारे हो गए 4। कितने हो गए, 4। तो 15 में अगर हम 4 जोड़ें तो ये कितने हो गए, 19 हो गए। ठीक है, तो 19 वर्ण जो हैं वो किसमें आते हैं, वो अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अब हमारा आ जाता है अल्प प्राण के बाद आ जाता है हमारा महाप्राण। महाप्राण के अंतर्गत क्या आता है, हम लिख सकते हैं इसको वर्गाणाम द्वितीय, चतुर्थो, षलश्च, महाप्राण। ठीक है, जिस प्रकार से अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आया, 5 वर्गों के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आया था, उसी प्रकार से महाप्राण के अंतर्गत क्या आ जाएगा, द्वितीय, मतलब दूसरा और चौथा वर्ण जो होगा वो क्या कहलाएगा, महाप्राण हो जाएगा। जैसे क वर्ग के अंतर्गत कितने हो गए, क वर्ग के अंतर्गत हो गया ख, और कौन सा हो जाएगा, घ। ठीक है, अब इसके अंदर कितना हो जाएगा, जैसे इसके अंदर कितने हो गए, 2 हो गए, तो यहाँ पे हम लिख दिया 2। और च में कितने हो जाएंगे, इसमें भी हो जाएगा 2। ट में कितने हो जाएंगे, 2। त में कितने हो जाएंगे, 2। और प वर्ग में कितने हो जाएंगे, 2। इस प्रकार से टोटल ये कितने हो जाएंगे, इसके ये हो जाएंगे 2 × 5 अर्थात 10। ठीक है, 10 हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितने हो गए, ये 10 वर्ण क्या हो गए, महाप्राण। अब षलश्च के अंतर्गत कितने आते हैं, षलश्च के अंतर्गत आता है तालव्य षकार, मूर्धन्य षकार और दंत्य षकार, और इसके अलावा एक वर्ण आता है ह। ठीक है, ये 4 वर्ण किसमें आते हैं, ये आता है षलश्च में। तो षलश्च में भी कितने हो गए, 4। कुल मिला के ये कितने हो गए,
10 + 4 कितने हो गए? ये हो गए 14। कितने हो गए? ये 14 वर्ण हो गए। ये 14 वर्ण किसमें आते हैं? महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। अब आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि महाप्राण के अंतर्गत तो कितने हो गए? 14 वर्ण हो गए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाप्राण के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, तो आप कह सकते हो कि 14 वर्ण आते हैं। कौन कौन से आते हैं? दूसरा और सभी वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण के अंतर्गत आता है। साथ में सलष्ट शल प्रत्याहार के 4 वर्ण आते हैं। इस प्रकार से 10 तो ये हो गए और साथ में सल के प्रत्याहार के 4 ये हो गए, तो 10 और 4 कितने हो गए? हमारे 14 वर्ण हो गए। तो महाप्राण के अंतर्गत कितने आते हैं? 14 वर्ण आते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा ये कितने आ गए? ये अल्प प्राण। अल्प प्राण में हमने देखा था कितने हो गए थे? देखो, पहला, तीसरा, पांचवा, कुल मिला के 3। एक वर्ग में 3 हो गए तो हमारे वर्ग होते हैं 5, तो 5 × 3 करने पे कितने हो गए? वो 15 वर्ण हो गए। 15 वर्ण हो और साथ में कौन से हो? इसमें जैसे सलष्ट हो उसमें कौन से थे? यणश्च, अर्थात यण प्रत्याहार आते हैं। तो यण प्रत्याहार में हमने लिया था य व र ल, मतलब 4 वर्ण हो गए। तो 15 और 4 कितने हो गए? 19। इस प्रकार से अल्प प्राण के अंतर्गत हमारे आते हैं 19 वर्ण। इस प्रकार से अगर हम टोटल देखें इसका तो हमारे कितने आते हैं? 9 और 4 कितने हो गए? 13 हो गए। ठीक है, और 2 और 1 कितने हो गए? 3। देखो कितना आ रहा है इसका टोटल? कुल वर्ण कितने हो गए? 33। कितने वर्ण आ गए? 33। और हमारे जो व्यंजन होते हैं क से ज्ञ तक के अंतर्गत हमारे व्यंजन होते हैं, उनकी संख्या भी कितनी होती है? 33। इस प्रकार से हमारा जो विभाजन है वो बिल्कुल ही सही है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा अल्प प्राण कितने कौन से होते हैं, महाप्राण वर्ण कौन से होते हैं। अब हम बात करते हैं उदात्त, अनुदात्त और स्वरित की। ये उदात्त, अनुदात्त, स्वरित किससे संबंधित है? स्वरों से संबंधित है। ठीक है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ठीक है, मैंने अभी आपको पहले बताया था कि उदात्त, अनुदात्त, स्वरित है, ये 3 जो वर्ण है, 3 जो प्रयत्न है वो किससे रिलेटेड है? वो है स्वरों से, स्वरों से संबंधित है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि ऊ का बाह्य प्रयत्न बताइए, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे उदात्त बताएंगे या अनुदात्त बताएंगे या फिर स्वरित बताएंगे। और या आप ऐसे कह सकते हैं कि इसके तीनों ही जो प्रयत्न है वो क्या कहलाते हैं? ऊ के बाह्य प्रयत्न। ये ऊ है वो उदात्त भी हो सकता है, ऊ अनुदात्त भी हो सकता है और ऊ क्या हो सकता है? स्वरित भी हो सकता है। इसी प्रकार से हम ऊ के जैसे अगर कोई कहे ऊ का हो गया उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हमें पूछ लिया जाए ई का, ठीक है, बड़ी ई का पूछ लिया जाए तो ई भी, बड़ी ई भी क्या है? ये जैसे छोटा ऊ था, अगर हम कहते हैं कि छोटी ई का ही होगा, नो। इसमें क्या होता है? कोई भी स्वर आ जाए। स्वर कितने माने गए हैं? 13 स्वर माने गए हैं। उन 13 स्वरों में अगर कोई भी स्वर आ जाता है उसके ये क्या तीनों ही क्या होंगे? बाह्य प्रयत्न होंगे। ई का भी क्या हो जाएगा? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इस प्रकार से चाहे वह अ का पूछ ले, चाहे या फिर आ का पूछ ले या ई का पूछ ले, औ का पूछ ले, कोई भी अगर पूछ ले हमें स्वरों के अंतर्गत बताइए कि स्वरों के अंतर्गत बाह्य प्रयत्न कौन से होंगे, तो हम बताएंगे स्वरों के 3। कोई भी स्वर अगर पूछ लिया जाए तो उसके कितने बताओगे आप लोग बताओगे 3 है इसके क्या होते हैं? बाह्य प्रयत्न होते हैं। कौन से बाह्य प्रयत्न होते हैं? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ठीक है, ये भी आप लोगों को क्लियर हो गई। अब हमने देखो बात कर ली किस किस की? अल्प प्राण की, महाप्राण की 2, और उदात्त की कर ली, अनुदात्त की कर ली और स्वरित, अर्थात
5 की कर ली। अब देखो उदात्त क्या होता है, आप लोगों को उदात्त भी मालूम होना चाहिए कि मैम बता रही है कि उदात्त अनुदात स्वरित आखिर होते क्या है उदात्त अनुदात स्वरित। तो आप लोग देखिए कि उदात्त का तात्पर्य है ऊपर से, ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं उच्चैरुदात्त, ठीक है, जो ऊपर से, ठीक है, तो जिसका उच्चारण ऊपर से किया जाता है तो उसमें क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं उदात्त। जिन स्वरों का उच्चारण ऊपर से किया जाता है तो वो क्या, ऊपर का मतलब क्या हो गया, ऊपर ऐसे नहीं, मुंह में ऊपर से, ठीक है, जो ऊपर से किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं उदात्त कहा जाता है। इसके लिए कोई किसी प्रकार का चिन्ह नहीं प्रयोग में लिया जाता है, कोई चिन्ह नहीं। ठीक है, इसके बाद आता है अनुदात। अनुदात के अंतर्गत क्या आता है, अनुदात का मतलब होता है इसको हम कह देते हैं निश्चयी, निश्चयी अनुदात। देखो अनुदात का मतलब होता है जो स्वर नीचे से उच्चारित किया जाता है, ठीक है, उसको हम क्या कहा, उसको हम क्या कह सकते हैं अनुदात कहते हैं। और इसके लिए हमें कैसी लाइन लेते हैं, इसके लिए हम खड़ी लाइन, इसके लिए हम नीचे किसी भी वर्ण के नीचे अगर ये लाइन लगी हुई हो तो वो हम क्या कह देंगे उसको निश्चयी अनुदात, ठीक है। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे पवन ले लिया, ठीक है, अब पवन में क्या है हमने यहाँ लगा दिया तो आप कह दोगे कि मैम ने तो यहाँ पे व्यंजन के आगे लगा दिया, नहीं, प में कौन सा वर्ग है, वर्ण है, प में विद्यमान है स्वर, ठीक है। अब इस अ के नीचे हमने ये क्या लगी हुई है, लाइन डैश लगा हुआ है, ये लाइन लगी हुई है तो वो क्या कहलाती है अनुदात स्वर कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ इसका मतलब प के नीचे नहीं है ये आड़ी रेखा, ये आड़ी रेखा कहाँ पर है, ये आड़ी रेखा प में विद्यमान जो अ है उसके नीचे ये आड़ी रेखा खींची गई है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है आड़ी रेखा, आड़ी रेखा क्या है चिन्ह होता है, ठीक है। इसके बाद आता है स्वरित। स्वरित का अर्थ क्या होता है समाहार है, समाहार है स्वरित। समाहार का मतलब क्या है मिश्रण, क्या है मिश्रण, ठीक है। अब समाहार मिश्रण किसका, मिश्रण होना चाहिए उदात्त का और अनुदात का, उदात्त और अनुदात दोनों का अगर जहाँ पर मिश्रण कहला होता है वहां पर उसको हम क्या कह देते हैं स्वरित कह देते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं स्वरित वर्णों के अंतर्गत उदात्त और अनुदात दोनों ही प्रकार के वर्ण क्या होते हैं सम्मिलित होते हैं। इसके लिए क्या कैसा निशान होता है, इसके लिए एक खड़ी रेखा, खड़ी रेखा क्या होता है इसका चिन्ह होता है। किसी भी वर्ण के ऊपर अगर खड़ी रेखा है तो उसका मतलब है ये वो वर्ण क्या है स्वरित है। कैसा है वो वर्ण स्वरित है। अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो हमने 5 वर्णों का यहाँ पर अध्ययन कर लिया है। अब हम आगे के जो प्रयत्न रह गए हैं उनका हम आगे वाले वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इस पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करके मेरा प्रोत्साहन बढ़ाइए। थैंक यू।